नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। जनरल एग्रीकल्चर की क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और ये जो क्लासेज है ये 3 नंबर की क्लासेस है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लासेस देख ली है। अगर अभी तक आपने क्लासेस नहीं देखी है वो 2 क्लास, तो आप लोग जाएँ और उसे चेकआउट करें। चूँकि ये जो क्लासेस अपनी चल रही है ये बेसिक टू एडवांस चल रही है और पूरे ब्रांचेस हमने अभी तक तो कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन आज हो जाएगी ब्रांचेस कंप्लीट। आप देखेंगे तो इसमें आप 0 से हीरो तक की सफ़र है, ठीक है। 0 से हीरो तक की सफ़र है, यानी कि वहीं बेसिक टू एडवांस तक की सफ़र है। इन दोनों क्लासेज में हमने क्या बात की है इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा रिकैप की बात करें तो इसमें हमने बात की थी कि भाई एग्रीकल्चर क्या होता है और एग्रीकल्चर की ब्रांचेस के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर्स का मतलब होता है, देखो शाब्दिक अगर देखें, शब्द के अनुसार देखें तो इसका मतलब होता है कल्टीवेशन इन सॉइल। सॉइल में कल्टीवेशन करना क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चर कहलाएगा। लेकिन अगर आप मॉडर्न एरा के अनुसार देखते हैं, आधुनिक काल के अनुसार देखते हैं, तो इसका डिफिनेशन कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है और तब जाकर डिफिनेशन बनता है कि एक ऐसी साइंस और टेक्नोलॉजी और बिजनेस जिसके अंदर हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और लाइव स्टॉक यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद इसी के अंदर डेयरी फार्म के बारे में भी पढ़ते हैं हम, उसके बाद सॉइललेस फार्मिंग और अदर इंटरप्राइजेस। ये 4 ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन क्या है? एग्रीकल्चर है। तो अगर अभी आपसे पूछे कि एग्रीकल्चर क्या है, तो एग्रीकल्चर एक आर्ट है, एक साइंस है जिसके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन, जिसके अंदर लाइव स्टॉक, डेयरी फार्म जिसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, और सॉइललेस फार्मिंग जिसमें एपीकल्चर, जिसमें एरोपोनिक हो गया, हाइड्रोपोनिक हो गया, एक्वापोनिक हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें स्टडी करते हैं। अदर इंटरप्राइजेज में हम एपीकल्चर, लैग कल्चर और सेरीकल्चर पढ़ते हैं। उसके बाद हम ब्रांचेज स्टार्ट कर रहे थे और ब्रांचेज में जो हमारा लास्ट टॉपिक था कल की, वो टॉपिक था प्लांट इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी। अब एक चीज़ हमने आपको बताया है कि प्लांट अगर सही से ग्रो करे और हमें प्रोडक्शन सही से दे, वो प्लांट ग्रो करने से पहले बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो क्या करता है? फाइट करता है। जैसे देखेंगे तो इसको इस प्लांट पे लगने वाली पेस्ट से लड़ना पड़ता है। पेस्ट नहीं कह के हम कह सकते हैं, पेस्ट तो कॉम्बिनेशन होता है, सिर्फ कह सकते हैं कि इंसेक्ट से लड़ना होता है, इस पे लगने वाली डिजीज से लड़ना होता है, और इसके आसपास जो दूसरे प्लांट ग्रो हो जाते हैं जो अनवांटेड है, जिसे हम वीड कहते हैं, तो वीड से लड़ना पड़ता है। इन सब को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पेस्ट यूज़ करते हैं। पेस्ट जो है वो लैटिन शब्द से लिया गया है और पेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो दूसरे को इरिटेट करता है, उसके काम में दखल अंदाज करता है, उसके काम को खराब करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पेस्ट कहते हैं। जैसे एनी ऑर्गेनिज्म इरिटेट टू अनदर ऑर्गेनिज्म या अनदर सब्सटेंसेस। जैसे मान लो इंसेक्ट है तो ये प्लांट को इरिटेट ही पहुंचा रहा है, तो इसके लिए ये क्या हो गया? पेस्ट हो गया। जैसे मान लेते हैं कि आप अपने घर पे पढ़ रहे हैं और आपके भाई हो गए, आपके कजन्स हो गए, आपके दोस्त हो गए, ये सब अगर आपको इरिटेट कर रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे हैं, डैट मीन्स वो आपके लिए क्या है? पेस्ट है। वो आपके लिए क्या है? पेस्ट है। वो अलग बात है कि हम ही खुद उसके लिए उनके लिए पेस्ट है। तो इंटोमोलॉजी हमने बात की थी कि भाई प्लांट इंटोमोलॉजी का मतलब है कि प्लांट पे लगने वाले इंटोमोलॉजी के बारे में स्टडी करना, उसके बारे में सही से पढ़ना, उसके मैनेजमेंट फैक्टर को पढ़ना क्या कहलाएगा? प्लांट इंटोमोलॉजी कहलाएगा। और प्लांट इंटोमोलॉजी ब्रांचेज में हमने डील की थी कि इंटोमोलॉजी, इसके लास्ट में लॉजी लगा हुआ है, तो ये किस शब्द से लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया, ठीक है। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में सबसे पहला जो ब्रांचेज होगा आज की, वो होगा प्लांट फिजियोलॉजी। तो हेडिंग डाल लेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी ब्रांचेस के बारे में पढ़ रहे हैं, एक एक ब्रांचेस को डीपली चल रहे हैं। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर इतना समय क्यों लग रहा है सिर्फ एग्रीकल्चर एंड ब्रांचेस पढ़ने का, तो आप ये देखेंगे क्लास को तो आपको पता चलेगा कि हम सिर्फ
ये नहीं पढ़ रहे हैं कि ये ब्रांचेज होता है और उसके प्रक्रिया क्या होते हैं, ये नहीं पढ़ रहे। हम ये पढ़ रहे हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी क्या होता है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है, इंडिया में फादर कौन है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं। तो अब इसी बात है, थोड़ा समय तो लगेगा। मतलब स्टडी को इस तरह कर रहे हैं कि ताकि जब हम प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करें तो आपको बेसिक चीज़ें ना समझाना पड़े कि प्लांट फिजियोलॉजी होता क्या है। हालांकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है तो इसमें तो उतना डेप्थ नहीं बताया जा सकता है, ये हम जब एक एक इंडिविजुअल ब्रांचेस को पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, उससे पहले हम एक प्लांट को यहाँ पे बनाते हैं। अब देखो प्लांट के बनाते हैं तो प्लांट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इस वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो, सूट बोलते हो, ठीक है। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हो, रूट बोलते हो। इस सूट में लीफ भी होता है, ठीक है, इस सूट में लीफ भी होता है, इसमें स्टेम भी है, ठीक है। लीफ जो है वो क्या काम करता है, तो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, जिसमें क्या बनाता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाता है। स्टेम के काम की अगर हम बात करें, वर्क की बात करें तो ये क्या कार्य करता है, तो ये आप कह सकते हो कि ये एक सपोर्ट देता है, सपोर्ट सिस्टम है, चूंकि इसी के ऊपर तो लीफ होगा, ठीक है। रूट की अगर हम बात करें तो रूट का जो वर्क होगा, जो इसके कार्य होगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और इसके कार्य की अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल सॉल्यूशन। समझ में आया, क्या समझ में आया कि जैसे ये प्लांट है और इसके आसपास ये मिट्टी है, सॉइल में ग्रो हो रहा है, और इसके आसपास क्या होगा, न्यूट्रिएंट होगा, आसपास क्या होगा, इसके न्यूट्रिएंट होगा। यहाँ पे न्यूट्रिएंट है और यहाँ पे क्या है, H2O यानी कि वाटर है, और यहाँ पे क्या है, आयन है। तो वाटर और आयन जब मिलता है ना, उसको हम कहते हैं सॉइल सॉल्यूशन कहते हैं। और इसके अंदर एक रूट हेयर होता है, हर प्लांट के अंदर हर प्लांट के रूट के पास क्या होता है, रूट हेयर होता है। इस रूट हेयर के माध्यम से क्या करता है, न्यूट्रिएंट को अपने तरफ खींचता है, फिर जाइलम और फैलम के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है, फिर प्लांट के हर पार्ट में जाता है, फिर भोजन बनता है, फिर भोजन वहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम एपिकल पार्ट या फिर हम इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल पार्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे याद रखना, ये टॉप पार्ट भी कह सकते हैं। अब प्लांट फिजियोलॉजी का क्या मतलब हुआ सर, आपने तो ये सारी चीज़ें बता दी। प्लांट फिजियोलॉजी का सिंपल मतलब है कि प्लांट के स्ट्रक्चर को समझना, उसके स्ट्रक्चर में जितने भी काम आ रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर में जितने भी ब्रांचेज आ रहे हैं, उस ब्रांचेज के वर्क के बारे में समझना क्या कहलाएगा, प्लांट फिजियोलॉजी कहलाएगा। तो सूट हो गया, रूट हो गया, इसका क्या काम है, जैसे सूट का काम क्या है, रूट का काम क्या है, ये सब क्या होता है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर में पढ़ते हैं। तो हम एक शब्दों में लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट एनाटॉमी एंड मार्फोलॉजी। समझ में आया, स्टडी ऑफ प्लांट एनाटॉमी एंड मार्फोलॉजी। अब आपको समझ नहीं आया होगा कि एनाटॉमी और इसके मार्फोलॉजी क्या होते हैं, तो समझा देते हैं। दो शब्द हमने यहाँ पे डिस्कशन किए, आ गया भाई, दो शब्द हमने डिस्कशन की है। पहला डिस्कशन हमने की है मार्फोलॉजी का। मार्फोलॉजी का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हमें सिंपल वे में कहना ये पड़ेगा कि मार्फोलॉजी अगर प्लांट के इंटरनली पार्ट को पढ़ रहे हैं, इंटरनली पार्ट को पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मार्फोलॉजी। जैसे मान लेते हैं कि प्लांट के टिश्यू के बारे में आप पढ़ रहे हो, प्लांट के सेल के बारे में पढ़ रहे हो, प्लांट के जो इंटरनली ऑर्गन है उसके बारे में पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, तो ये सारी चीज़ें कहलाएगी मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी एक स्टडी है जिसके अंदर प्लांट के इंटरनली पार्ट को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सिंपल वे में मार्फोलॉजी का मतलब हुआ इंटरनल पार्ट का स्टडी करना, प्लांट के क्या कहलाएगा, मार्फोलॉजी कहलाएगा। क्लियर है, जैसे जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके अंदर सेल क्या होता है, टिश्यू कैसे होता है, इंटरनल ऑर्गन कैसे काम करता है,
ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो उसे मार्फोलॉजी में इंक्लूड करेंगे। एक शब्द आपने अभी सुना है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एनाटोमी, सॉरी एंटो नहीं, एनाटोमी, एनाटोमी। एनाटोमी वो इंटरनल था, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल पार्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल पार्ट हो जाएगा। सिंपल हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ प्लांट का स्टडी करना क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी एनाटॉमी। तो एनाटॉमी और मार्फोलॉजी को पढ़ना प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। सिंपल, जिसे हम पौधे कायकीय कहते हैं हिंदी में शायद, ठीक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी का क्या मतलब है, स्टडी ऑफ प्लांट एनाटॉमी एंड मार्फोलॉजी इज नोन एज प्लांट फिजियोलॉजी। टर्मिनल यहाँ पे याद रखना है कि अलग अलग पार्ट का अलग अलग वर्क होता है, तो इसी पोर्शन को हम क्या कहते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी ब्रांचेज हमारा क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब अगली ब्रांचेस के ऊपर चलते हैं, और अगला ब्रांचेस जो है अपने पास वो है प्लांट, या हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। क्या है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या होता है, इसमें क्या पढ़ते हैं, इसको हम समझते हैं। देखो आप सब एग्रीकल्चर का मतलब तो समझ रहे हो, एग्रीकल्चर का मतलब तो समझ रहे हो। इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ, हम कह सकते हैं मशीन, स्टडी ऑफ मशीन, मशीन का अध्ययन करना इंजीनियरिंग कहलाता है। इंजीनियर लोग क्या करते हैं, यही करते हैं। हालांकि अलग अलग सेक्टर के अलग अलग इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन इंजीनियर्स का मतलब हम समझते हैं कि मशीन का स्टडी करना। अब ये मशीन कैसा, मशीन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे मशीन जो रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, यानी कि हम कह सकते हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मशीनरी, तो उसके बारे में स्टडी करना, मशीन्स के फंक्शन को समझना क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहलाएगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मशीन एंड इट्स फंक्शन क्या हो जाएगा, इट्स फंक्शन, यानी कि उसके फंक्शन को भी पढ़ना है। अब हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि भाई ये जो मशीन है ये प्रॉपर कैसे काम करेगा, और मशीन का प्रोफाइल क्या होता है, और मशीन कैसे वर्क करता है, इसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहते हैं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी मशीनरी है, जैसे मान लो इस मशीन के बारे में पढ़ते हैं, रोटावेटर के बारे में, मान लो कि हम पुलाव के बारे में पढ़ रहे हैं, हरों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी उसमें वर्क होगा, उसके प्रोफाइल होंगे, उसके फंक्शन होंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहलाता है। अब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट, एक कोर्स भी है, जैसे बीएससी में भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, टीलेज पढ़ते हैं, टीलेज प्रैक्टिसेस में होने वाली इक्विपमेंट जो यूज होता है उसे हम कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये ब्रांचेज हो गया। अगली ब्रांचेज की अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बाद, तो अगली ब्रांचेज हमारे पास आता है फॉरेस्ट्री। कौन सी ब्रांच है, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री खुद ही बता रहा है कि फॉरेस्ट्री का मतलब है ट्री का अध्ययन करना, और फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि जो ट्री है उसके साइंटिफिक स्टडी करना, यानी कि स्टडी ऑफ साइंटिफिक ट्री, या साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्री ऐसे लिख सकते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्री, इसे हम क्या कहेंगे, फॉरेस्ट्री कहेंगे। और फॉरेस्ट्री जो शब्द है, बताया था हमने आपको जब लैंग्वेज फॉर्मेशन बता रहे थे, तो वहाँ पे बताया था कि इसके लास्ट में RY लगा हुआ है, RY है, इंडिविजुअल Y भी है, बट ये कैसा है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज द एवरीवेयर, अपवाद जो होते हैं वो हर जगह होते हैं, तो अपवाद है ये। तो ये किस शब्द से लिया गया है, लैटिन शब्द से लिया गया। फॉरेस्ट्री का मतलब यही होता है। अब अगर इसी फॉरेस्ट्री को एग्रीकल्चर्स में अगर यूज किया जाए, एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ लगाया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री कहेंगे, यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से जानेंगे। तो एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री क्या कहलाएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाएगा। इस बात को याद रखना। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है भाई,
एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है कि फॉरेस्ट्री का अध्ययन करना एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से, उसे हम क्या कहेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री कहेंगे। और इसमें जो हम ट्री लगाते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में, एग्रो फॉरेस्ट्री में जो हम ट्री लगाते हैं, ये कैसा ट्री लगाते हैं, तो ये MPT ट्री लगाते हैं। अब MPT का मतलब क्या होगा, MPT का मतलब हुआ मल्टीपल पर्पस ट्री, मल्टीपल पर्पस ट्री। मल्टीपल पर्पस ट्री का मतलब ये है, मान लेते हैं कि ये फील्ड में लगा हुआ है, तो फील्ड में अगर ये ट्री हम लगाते हैं किनारे पे, तो इससे प्रोडक्शन भी होगा, ये विंड ब्रेक की तरह काम भी करेगा, विंड ब्रेक की तरह काम भी करेगा। तो यहाँ पे विंड ब्रेक का काम का मतलब क्या है, विंड के फ्लो को रोकना, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, तो यहाँ से प्रोडक्शन होगा, दूसरा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो ये मल्टीपल काम में आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, इसे हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट्री कहते हैं। और एग्रीकल्चर इंक्लूडेड है तो क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री कहेंगे। और एग्रीकल्चर्स में आप जानते ही हैं, इसमें क्रॉप प्रोडक्शन, तो क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ अगर कोई ऐसा ट्री लगाते हैं जो एग्रीकल्चर्स में हेल्प करता है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। इसके अंदर भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, फिलहाल के लिए इतना आप समझिए कि एग्रो फॉरेस्ट्री होता क्या। अब अगले ब्रांच की तरफ चलते हैं, अगला ब्रांच क्या है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अगला जो अपने पास ब्रांच आता है वो आता है फिशरीज, फिशरीज यानी कि मछली उत्पादन। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं, पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। पीसी कल्चर का मतलब क्या है, तो स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसका, फिश का, फिश के बारे में समझते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फिशरीज कहेंगे। तो स्टडी ऑफ फिश, जैसे आप पढ़ते हो कि फिश क्या है, फिश का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे फिश के पास सेल होता है और जिसके पास सेल होता है उसे हम ट्रू फिश कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रू फिश कहते हैं। तो ये क्या होगा, फिश हो जाएगा और फिशरीज हो जाएगा। जो फिश होते हैं उसके अंदर एक एवरेज बात करें तो 15 से 20%, 15 से 20% के आसपास, इससे कमी क्या होते हैं, तो प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। लेकिन एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। अपवाद क्या है, तो उसे याद रखना है, टूना फिश, टूना फिश, टूना फिश अगर आप देखेंगे तो इसमें जो परसेंटेज होता है प्रोटीन का वो है 28, क्या होता है, 28% प्रोटीन होता है, क्या होता है, 28% प्रोटीन होता है। और 2 मई को हम क्या मनाते हैं, 2 मई को हम टूना डे मनाते हैं, टूना डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, इसको याद रखें। अगली ब्रांच की तरफ चलते हैं, तो अगला ब्रांच हमारे पास आता है GPB। GPB का मतलब क्या होगा, GPB का मतलब होता है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। क्या मतलब होता है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स का मतलब क्या है, जेनेटिक्स का मतलब क्या है, तो ठीक है, जेनेटिक्स का मतलब क्या है, जीन्स के बारे में अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ जीन क्या कहलाएगा, जेनेटिक्स कहलाएगा। स्टडी ऑफ जीन, जीन क्या होते हैं, एलील क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ हम किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। और प्लांट ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग एक साइंस है और इसमें हम प्लांट के इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इम्प्रूवमेंट में क्या पढ़ेंगे, तो मान लेते हैं कि कोई प्लांट था पहले, वो 10 क्विंटल पर हेक्टेयर प्रोडक्शन देता था, तो उसी प्लांट में उसके जीनोटाइप, उसके फिनोटाइप को चेंज कर कर हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम यील्डिंग ज़्यादा कर सकें, यानी कि हाई प्रोडक्शन कर सकें। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लांट ब्रीडिंग कहेंगे, ठीक है। और इन दोनों को एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में क्या कहते हैं, तो GPB कहते हैं, यानी कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है।
तो ये अभी तो ब्रांचेस डिस्कशन कर रहे हैं, जब एक एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से चीज़ें होती है। अगला जो ब्रांच है वो है अपने पास एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। कौन सी ब्रांच है? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। अब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में पढ़ते हैं कि भाई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होता है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है, कृषि एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रचार प्रसार। इसका मतलब क्या होता है? प्रचार प्रसार। क्या होता है? प्रचार प्रसार। अब क्या मतलब हुआ, देखो एग्रीकल्चर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर्स में हम रिसर्च करते हैं, एग्रीकल्चर्स में हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं कॉलेज में, ठीक है। एग्रीकल्चर्स में हम इम्प्लीमेंट बनाते हैं टिलेज प्रैक्टिस के लिए। और ये जितने भी चीज़ कर रहे हैं, जितने भी चीज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर से, उसको हम क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड मतलब किसानों के पास पहुँचाएंगे। किसके पास पहुँचाएंगे? किसानों के पास पहुँचाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि ताकि जो किए हुआ रिसर्च है, जो पढ़ा हुआ एजुकेशन है, जो बनाया हुआ इम्प्लीमेंट है, इक्विपमेंट है, उसका कहीं ना कहीं फार्मर को हेल्प मिले। इसी फिनोमिना को हम एक्सटेंशन कहते हैं। लेकिन अगर इस शब्द को हम तोड़े, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, अब जानते हैं एक्स हमेशा टेंशन नहीं देती, तो इस तरह एक्सटेंशन से याद रख सकते हैं। अब इसको दो वर्डों में तोड़ दो। कितने भाग में तोड़ दो? दो शब्द में तोड़ दो। पहला एक्स और दूसरा टेंशन, ठीक है। एक्स का मतलब क्या होगा? एक्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे होगा आउट। और टेंशन का मतलब क्या होगा? स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग आउट का मतलब क्या है? अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपने रिसर्च को, अपने इम्प्लीमेंट्स को किसी दूसरे के पास पहुंचाना क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन कहलाएगा। और एक्सटेंशन का अब हम मतलब समझे तो सिंपल लिख सकते हैं स्ट्रेचिंग आउट। क्या हो जाएगा? स्ट्रेचिंग आउट। स्ट्रेचिंग आउट ये क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन कहलाएगा। सिंपल फॉर्मेट एक्सटेंशन का ये है। अब एक्सटेंशन के अंदर क्या करते हैं ये थोड़ी सी हम आपको डिस्कशन करवाते हैं। हालांकि ये चीज़ें हमने बता दी है। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि आपका नाम राम है, आपने दुनिया भर का नॉलेज यहाँ पे गेन कर लिया, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लिया, क्योंकि जॉब मिल नहीं रहा था तो आप यही कर रहे थे। उसके बाद आपने क्या किया? आपने बहुत सारा इम्प्लीमेंट किया उस चीज़ को, आपने बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट बना ली फार्मर्स के लिए। अब ये जितना चीज़ आपने बना लिया, इसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि ताकि जो आपने की हो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज देकर जाए, किसी दूसरे को एडवांटेज दे दे। तो ये किसके पास पहुँचाओगे? फार्मर के पास। एग्रीकल्चर्स में अल्टीमेट हमारा उद्देश्य क्या है? एग्रीकल्चर, अगर आपसे पूछे कि एग्रीकल्चर, कृषि, कृषि को पढ़ना, कृषि को समझना क्यों जरूरी है और इसका क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है? अगर आपसे पूछे क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है यानी कि उद्देश्य है, तो अगर आपसे उद्देश्य पूछे तो आप सिंपल ये बताओगे कि इसका उद्देश्य यही है कि जो रूरल एरिया में फार्मर रह रहे हैं, ज़्यादातर तो यहीं पे है, तो इस फार्मर का डेवलपमेंट होना। क्या होना? फार्मर का डेवलपमेंट होना। डेवलपमेंट होना क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चर का पर्पस कहलाएगा या एग्रीकल्चर का उद्देश्य कहलाएगा। सिंपल मतलब यही है कि भाई एग्रीकल्चर को हम समझे, फार्मर्स के प्रॉब्लम्स को समझे, फार्मर्स के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या चीज़ें अभी कमी है, क्या हो रही है, क्या उसमें सुधार करना चाहिए, ये सब क्या कहलाएगा? तो ये सब एग्रीकल्चर कहलाएगा। इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें करते हैं। और ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें तो एक्सटेंशन में करते हैं, तो अपने नॉलेज को क्या करना है? स्ट्रेचिंग आउट करना है। जैसे अपने कॉलेज के दिन याद करें कि अगर अपने एक्स के बारे में किसी को बताना होता था तो अपनी टेंशन दूसरे को देना होता था कि यार उसने ये कर दिया, ये कर दिया, ऐसे हो गया, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्सटेंशन कहेंगे। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इसलिए एक्सटेंशन कहते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इंडिया में ना, इंडिया में एक्सटेंशन का मतलब ही होता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। दूसरे जगह अगर आप देखेंगे, दूसरे जगह देखेंगे जैसे चाइना में आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन का मतलब क्या है? हर वो चीज़ जो फार्मर्स को बताया जा रहा है किसी दूसरे को बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का सिंपल सिर्फ रिलेशन रखा जाता है किससे? फार्मर से रिलेशन रखा जाता है, रिलेशन टू फार्मर, ठीक है, इंडिया में।
आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होगी। अगले ब्रांच की तरफ चलते हैं और अगले ब्रांच को समझते हैं क्या है। अगला जो अपने पास ब्रांच निकल के आ रहा है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसे हम मॉडर्न फार्मिंग कहते हैं। मॉडर्न फार्मिंग कहते हैं। अब मॉडर्न फार्मिंग भी दो प्रकार के, मॉडर्न फार्मिंग भी दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहले अगर इसके टाइप्स के देखें तो एक तो ऐसा है कि कल्टीवेशन हम करते हैं सॉइल, तो सॉइल कल्टीवेशन, ठीक है। जैसे मान लो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ये आप बुक में कहीं नहीं लिखा होगा, ये मैंने खुद से बनाई है, इतने दिन मेहनत करने के बाद, इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ तो कुछ चीज़ें बनाऊँगा। सॉइल कल्टीवेशन का मतलब है कि जैसे मान लो ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऐसा तो है नहीं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉइल में नहीं करते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग एक नया कंसेप्ट है, तो इसलिए हम इसे मॉडर्न में रखते हैं और सॉइल कल्टीवेशन में रखते हैं। जैसे नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ये सब किस में आ जाएंगे? मॉडर्न के सॉइल कल्टीवेशन में आ जाए। दूसरा जो इसका टाइप्स है, कौन सा? सेकेंड जो टाइप्स है, सेकेंड वो है सॉइललेस, सॉइललेस, मृदा रहित। अब सॉइललेस फार्मिंग की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला एक्वापोनिक, ठीक है, दूसरा हाइड्रोपोनिक, तीसरा एरोपोनिक, और चौथा अगर हम इसी में लिख देते हैं एक्वा कल्चर। क्या लिख देते हैं? एक्वा कल्चर। सिंपल, समझ में आ चुका होगा। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। एक्वापोनिक, हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक। एक्वापोनिक की अगर हम बात करें तो, और एक्वा कल्चर्स की बात करें तो माइनर सा डिफरेंट है। माइनर क्या है इसमें? डिफरेंट है, जो हमने आपको बता दिया। हाइड्रोपोनिक की बात करें तो बताया था कि हाइड्रो शब्द आए तो वाटर, जिसमें हम सॉइल का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ वाटर का यूज़ करके और उसमें न्यूट्रिशन को इंसर्ट करेंगे। एरोपोनिक मतलब मिस्ट चेम्बर में पूरे तरह से एयर्स को रखते हैं, एयर्स में रखते हैं प्लांट को, और वहाँ पे उसको न्यूट्रिएंट मिलता है। अब ऐसा नहीं कि खुले एरिया में रख देते हैं कि एयर्स मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। इसको कंट्रोल इन्वायरमेंट में और मिस्ट चेम्बर बना के रखा जाता है। ये भी चीज़ें जब हम पढ़ाएंगे एग्रोनॉमी तो उसमें बता देंगे आपको बहुत डीपली से। मैंने आपसे क्या बोला है कि भाई अगर आप ये क्लासेस देख रहे हो ना, तो आप ऐसा समझो कि ये क्लासेस ना पेड लेवल में भी कहीं नहीं मिलता होगा। कहीं नहीं मतलब अपने यहाँ तो मिलता है, लेकिन दूसरे यहाँ नहीं मिलता होगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं सबसे बढ़िया पढ़ा रहा हूँ या मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। बहुत लोग हैं हमसे, बहुत सीनियर लोग हैं और वो लोग काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन इतना है कि कंटेंट जो मैंने डिज़ाइन किया है, जिस पे मेहनत किया है, वो ये है कि ये कंटेंट आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। चलिए अपन मुद्दे पे बात करते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बात करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बट सिंपल ये समझेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें तो सिंपल हम समझते हैं कि हम कल्टीवेशन करते हैं, कोई भी क्रॉप की खेती करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप विदाउट एनी यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। साथ साथ हम ऑल्सो डू नॉट यूज जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप, जीएम क्रॉप का क्या मतलब है? तो जेनेटिक्स मॉडिफाई क्रॉप, जेनेटिक्स मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। तो जेनेटिक्स मॉडिफाइड क्रॉप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ नहीं करते, उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग कहेंगे। सिंपल मतलब तो ये हुआ। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को कैसे ड्राइव किया गया, कैसे लाया गया, टर्म कहाँ से आया, किसने ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे पहले किया? तो आपको पता है कि 1906 ईस्वी से पहले इंडिया में हमारे पास किसी भी तरह से फर्टिलाइज़र था ही नहीं, फर्टिलाइज़र था ही नहीं। 1906 में एसएसपी जाकर बना, एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट फास्फोरस बना था, और ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ठीक है। तो 1906 से पहले यानी कि 1905 में हम लोग क्या करते थे? FIM यूज़ करते थे, हम लोग कंपोस्ट यूज़ करते थे। तो ये क्या हुआ? ऑर्गेनिक फार्मिंग ही हुआ, ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन बात वही है कि जब तक इसको
पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोई बताता नहीं है, कोई इसको समझाता नहीं है जब तक ये नहीं माना जाता है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कर रहे थे। जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक जॉब नहीं लगा तो कोई नहीं मानेगा कि आप पढ़ रहे हो। जैसे ही जॉब लगेगा आपको माना जाएगा कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, चाहे जॉब आपको कैसे भी लग गया बिना पढ़े हुए। तो वही केसेस है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का हिस्ट्री की अगर हम बात करें ना, तो ये बहुत पहले से है इंडिया में, ठीक है। जो अपने पास 4 वेदा है, अजुर्वेदा, ऋग्वेद, ये उसमें डिस्क्राइब किया गया, उसमें बताया गया है, बट वही है कि किसी ने बताया नहीं, इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत पहले से करते हुए भी हमारा नाम अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं है कि हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब इस ईयर को याद रखने के लिए इस हिस्ट्री को याद रखने के लिए 3 ईयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को आप याद रखना। 1924, 1930 और 1940। 1924 की अगर हम बात करें तो एक फार्मर थे, रुडोल्फ स्टीनर। क्या नाम है इनका? रुडोल्फ स्टीनर। रुडोल्फ स्टीनर, इन्होंने सबसे पहला बिना फर्टिलाइजर का कोई भी सब्सटेंसेस यूज किए हुए फार्मिंग किया, और जिसको क्या बोलते हैं? बायोडायनेमिक फार्मिंग। बायोडायनेमिक फार्मिंग। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ बायोडायनेमिक के फादर कौन है, तो आपको क्या बताना होगा? आपको बताना होगा कि बायोडायनेमिक के फादर की अगर हम बात करें तो रुडोल्फ स्टीनर है, ठीक है। बायोडायनेमिक फार्मिंग, ठीक है, ये याद रखना। सिंपल वे में ये समझ में आपको आनी चाहिए। कब? 1924 में। अब ये बायो का मतलब क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज किया, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि सबसे पहला जो न्यू होता है, जैसे घर बनता है तो न्यू रखते हैं ना, तो उसमें सबसे पहला जो काम किया गया और हिस्ट्री में सबसे पहला जो नाम रखा गया वो रुडोल्फ स्टीनर को रखा गया, जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को थोड़ा सा स्टार्ट किया था। बट यहाँ पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग टर्म नहीं दिया गया था, सिंपल बायोडायनेमिक बोला गया था। डायनेमिक मतलब एनर्जी होता है, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। 1930 में, और 1930 से पहले 1926 में इंदौर में, आपको पता है कि आज़ादी से पहले ब्रिटिश का राज था, तो इंदौर में एक इंस्टीट्यूट है, इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में एक इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री। क्या नाम है? इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री। इसमें ये क्या थे? तो ये किसी पोस्ट पे यहाँ पे थे। कौन? तो याद रखेंगे, अल्बर्ट वार्ड, ठीक है। अब इन्होंने देखा कि यार इंडिया वाले तो FYM यूज कर रहे हैं, फार्म यार्ड मैन्योर यूज कर रहे हैं, कंपोस्ट यूज कर रहे हैं, और इन्होंने एक मेथड भी तैयार किया था। ये सब देखते हुए एक मेथड तैयार किया था, हम ये न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में। इंडोर मेथड क्या तैयार किया था इन्होंने? इंडोर मेथड तैयार किया था। अब जब इन्होंने इंडोर मेथड तैयार किया था, तो इसलिए फादर ऑफ इंडोर जो कंपोस्टिंग मेथड होता है वो इन्हीं को बोला जाता है। अब ये देखकर जाकर यूरोप में कहाँ गए? तो यूरोप चले गए, और यूरोप में जाकर बता रहे हैं कि यार इंडिया वाले तो किसी प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस यूज नहीं करते, और इन्होंने वहाँ पे सबसे पहले प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करने के बाद सफल हो गए, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस था। तो फिर इन्होंने बताया कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग ये होता है, इसलिए उस समय से लेकर अभी तक इनको हम क्या मानते हैं? फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग। फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग किनको बोलते हैं? तो एल्बर्ट वार्ड को बोलते हैं। और यूरोप में ये किस साल किए? तो 1930 में। तो ये ईयर भी आपको याद रखना। एक अपने पास ईयर बचता है। अच्छा, अभी तक यहाँ तक भी ऑर्गेनिक नाम नहीं दिया गया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी तक भी ऑर्गेनिक नाम नहीं दिया गया है। 1940 की बात है। कब की बात है भाई जी? तो 1940 की बात है। एक मिनट, कब की बात है? 1940 की बात है। एक मिनट, 40 सही से लिख देता हूँ। 1940 की बात है। 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में अगर हम बात करें 1940 ईस्वी के, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थबॉर्न।
ठीक है, लॉर्ड 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 बर्न के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ बॉर्न के नाम से जानते हैं, बॉर्न के नाम से जानते हैं, फिर से लिख देता हूँ, लॉर्ड नॉर्थ बॉर्न, ठीक है। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई, क्या नाम था उस बुक का? इनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिस बुक का नाम था लुक टू द लैंड, अपनी जमीन की तरफ देखो, अपनी भूमि की तरफ देखो, लुक टू दी लैंड, यानी कि अपनी भूमि की तरफ देखो, अपनी भूमि की तरफ देखो कि क्या हालत आपने बना दी है। तो 1940 में इन्होंने बुक लिखा और इसी बुक के अंदर डिस्कशन हुआ था ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर पूछे कि ऑर्गेनिक टर्म तो याद रखना ऑर्गेनिक टर्म जो सबसे पहले वो लॉर्ड नॉर्थ बॉर्न ने दिया था। कब दिया था? 1940 में एक बुक लिखा गया था, इस बुक का नाम क्या था? लुक टू द लैंड, ठीक है। चलिए अगली ब्रांच की तरफ चलते हैं और अगला ब्रांच जो है अपने पास वो है एपीकल्चर, 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 ठीक है। एपीकल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। एपीकल्चर्स की अगर हम बात करें तो ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक है एपिस प्लस कल्चर। एपिस का क्या मतलब होता है, एपिस का क्या मतलब होता है और कल्चर का क्या मतलब होता है समझते हैं। एपिस की अगर हम बात करें तो हनी बी, हनी बी मधुमक्खी, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं मधुमक्खी के बारे में। और कल्चर वहीं डिसिप्लिन मैनर, यानी कि क्या हो जाएगा? कल्टीवेशन, क्या हो जाएगा? कल्टीवेशन, यानी कि खेती करना, क्या हो जाएगा? खेती करना, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखें। अब आगे समझ में ये है क्या? अब देखो हनी बी क्या है? एक इंसेक्ट है, हनी बी क्या है? इंसेक्ट है। हेमिनोपेटेरा ये ऑर्डर से आते हैं, ठीक है। इंसेक्ट है जो 80 से 90% पोलिनेशन के लिए यूज होता है, पोलिनेशन में काम आते हैं और हनी प्रोडक्शन में काम आते हैं। कितना परसेंट? 20%, 10 से 20%, लेकिन ज़्यादातर ये पोलिनेशन में काम आते हैं, ठीक है। जैसे पोलिनेशन क्या होता है तो आप सब जानते हैं, मान लेते हैं, और ये क्रॉस पोलिनेशन में काम आते हैं। अब इसी बात है कि दूसरे प्लांट पर लेकर जाएंगे तो ये क्रॉस ही करवाएंगे, इस प्लांट से इस प्लांट की तरफ आ रहे हैं, और ये किसके माध्यम से? तो हनी बी के माध्यम से। और हनी बी क्या है? इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट के माध्यम से अगर कोई पोलन जो एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटोमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटोमोफिली कहते हैं। क्या कहेंगे? इंटोमोफिली कहेंगे, इंटोमोफिली। यहाँ पे मानते हैं कि एंथर है और यहाँ पे मानते हैं स्टिग्मा। ये रिसीवर पॉइंट है और ये कह सकते हैं तो पोलन जहाँ से प्रोड्यूस होता है, सिंपल है, ठीक है। इसके बारे में आपको इतना याद तो रखना ही होगा। अब एपीकल्चर्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है? इसके स्पीसीज आपको याद रखना है, इसके प्रजाति आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्पीसीज के बारे में आपको याद रखना ही रखना है। अब सबसे पहला स्पीसीज हम देखते हैं, एपिस सेराना। क्या नाम है? एपिस सेराना। इस एपिस सेराना को हम क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? सिनोनिम की अगर हम बात करें तो इस एपिस सेराना को हम इंडियन या देसी, इंडियन या फिर देसी बी के नाम से जानते हैं,
देसी हनी बी के नाम से जानते हैं। सिंपल इतना ही समझो अभी, ठीक है। इसके फीचर्स की बात करें तो ये माइग्रेशन नहीं करती, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, तो नो माइग्रेशन फीचर्स इसमें देखने को मिलता, ठीक है। दूसरे स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा स्पीसीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है एपिस मेलिफेरा। 2005 और 6 के आसपास में इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली यही है। हालांकि इससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली एपिस डोरसेटा है, बट वो थोड़ा सा क्या है, कमर्शियली डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता, इसको कमर्शियली डोमेस्टिकेट किया जाता। इसका अनदर नेम की बात करें तो इसे यूरोपियन बी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? यूरोपियन बी के नाम से जानते हैं, सिंपल याद रखना, ठीक है। और ये भी माइग्रेशन नहीं करती है, नो माइग्रेशन। आगे अगर हम बात करें तो अट्रैक्टिव भी होती है, ठीक है। अट्रैक्टिव नहीं, अटैकिंग, अटैक ज़्यादा करती है। और ये कहाँ ग्रो किया जाता है? तो इंडिया में ग्रो किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन देती है वो यही देती है। हालांकि एपिस डोरसाटा देता है, बट उस केसेस में याद रखना उसे कमर्शियली नहीं किया जाता, चूँकि वो थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि वाइल्ड होता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि रॉक बी के नाम से जानते हैं, थोड़ा सा डेंजरस होता है, उसे सही से आप डोमेस्टिकेट कर भी नहीं पाएंगे। तो दूसरा स्पीसीज ये हुआ। तीसरा जिसके बारे में बात कर रहे हैं एपिस डोरसेटा, डोरसेटा जो आपको कहना है वो कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अनदर नेम की अगर हम बात करें तो इसको हम रॉक बी के नाम से जानते हैं, इसको हम वाइल्ड बी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हाईएस्ट प्रोडक्शन देता है, लेकिन इसे हम कमर्शियली ग्रो नहीं करते हैं, सिंपल ये याद रखना, ठीक है। कमर्शियली डोमेस्टिकेट नहीं कर ही नहीं सकते, ठीक है, ये याद रखना। इसके फीचर्स ये है कि ये प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा देती है, प्रोडक्शन हाईएस्ट है अमॉन्ग दी हनी बी, पूरे हनी बी में प्रोडक्शन ज़्यादा देती है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना है कि इसको कमर्शियली डोमेस्टिकेट नहीं करते हैं, इसलिए हम एपिस मेरीफेरा को मानते हैं कि ये कमर्शियली ज़्यादा ग्रो करवाया जाता है, ठीक है भाई। चलो एक मिनट, यहाँ थे ना, सीक्वेंस वाइज चलते हैं कि ताकि आपको जब ये पीपीटी मिले तो आपको कोई दिक्कत ना हो। एक होता है एपिस ठीक है। एपिस फ्लोरी की अगर हम बात करें तो एपिस फ्लोरी में आपको क्या याद रखना है कि ये सबसे लिटल हनी भी होता है, छोटा लिटल हनी भी, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा इसके बारे में फीचर्स क्या याद रखना है, तो दूसरे फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये पोलिनेशन के लिए गुड माना जाता है, गुड फॉर पोलिनेशन। किसके लिए? पोलिनेशन के लिए बढ़िया माना जाता है। साथ में अगर हम बात करें इसके और फीचर्स के बारे में तो ये छोटा यानी कि ड्वार्फ होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये कलर कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। बस इसके बारे में इतना ही याद रखना। अगले स्पीसीज के बारे में बात करते हैं जिसे हम कहते हैं बम्बेक्स स्पीसीज, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? बम्बल बी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये याद रखना। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि इसको ना, इम्पोर्टेंट बात क्या है, क्या हो गया, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि बज पोलिनेशन कराया जाता है, बज पोलिनेशन। अब बज पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन, ठीक है। बज पोलिनेशन क्या है इसको समझना जरा। बज पोलिनेशन कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें ट्रिकी है। जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, क्रॉप है, इसकी ये फ्लावर है, यहाँ पे मान लो एंथर है, ठीक है, ये क्या है? एंथर है, ठीक है। अब एंथर से क्या प्रोड्यूस होगा? पोलन प्रोड्यूस होगा। तो अब ये क्या करता है? यहाँ पे जाकर बैठता है और इसको हिला देता है एक बार, ठीक है। इस पर क्या करेगा? तो वाइब्रेट कर देगा। वाइब्रेट जैसे ही करेगा यहाँ से फ्लावर्स गिरना स्टार्ट होगा, तो मेल फ्लावर इसके ऊपर गिरेगा, पोलन गिरेगा इसके ऊपर, और पोलन गिरेगा इसके ऊपर तो पोलन को ये ले जाकर किसी
एन अदर यानी कि अदर फीमेल के पास पहुंचा देता है और पोलिनेशन हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बज पोलिनेशन कहते हैं। लेकिन आप लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो अ बी vibrates body to snake pollen आउट ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर से बाहर इसके बॉडी पे गिर जाते हैं। बस ये लिख लेना, बज पोलिनेशन लिखना चाहते हैं तो। ये जो बम्बल बी है इसका जो मेन प्रोडक्शन है या मेन वर्क है या मेन पर्पस है पालने का, वो ये है कि इसको हम किसके लिए पालते हैं? एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको हम मतलब बोला जाता है कि बेस्ट है किसके लिए? वैक्स प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? वैक्स प्रोडक्शन के लिए बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, वैक्स प्रोडक्शन के लिए बेस्ट माना जाता है। क्लियर? अब ये देख रहे हो तो एक छोटा सा चीज़ और देख लो, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी तो आप सब जानते ही होंगे, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं वो बाद में देखेंगे, क्योंकि उससे पहले थोड़ा सा मैं चीज़ बता दूं कि टैक्सोनॉमी जो है वो हिरार्की तरीके से डाला गया है। जैसे कि सबसे पहले किंगडम, ठीक है, दूसरे अगर हम बात करें तो फाइलम, तीसरा बात करें तो क्लास, और चौथे नंबर पर बात करें तो ऑर्डर, पांचवें पे करें तो फैमिली, और फैमिली के बाद अगर हम बात करें तो जीनस, और जीनस के बाद अगर हम बात करें तो स्पीसीज। ठीक है, तो ये जो हिरार्की मेथड देख रहे हो ये किसने दिया था? तो याद रखना है कॉलरस या कार्ल्स, इसे क्या कहते हैं? लीनियस ने दिया था, कॉल्स लीनियस ने दिया था। ठीक है, ये याद रखना। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी इन्हीं को कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इन्हीं को बोला जाता है। सिंपल वे में आपको ये चीज़ें याद रखना है। हिरार्की मेथड कह सकते हैं, हिरार्की मेथड। ठीक है, अब हनी बी के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एक और नॉलेज आपको दे देता हूँ। हनी बी, एक छोटा सा नॉलेज ले लो आप लोग। हनी बी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? हनी बी की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना हमेशा कि इसके अंदर जो शुगर है वो कौन सा है सबसे ज़्यादा? फ्लैक्टोज कितना परसेंट? 38.19% होता है। फ्लैक्टोज के बाद अगर हम बात करें तो ग्लूकोज कितना परसेंट? 31.28% होता है। ग्लूकोज के मतलब ये दो शुगर मिलकर बन होते हैं इसके अंदर, एक तो फ्लैक्टोज एक ग्लूकोज। फ्लैक्टोज कितना है ये बता दिया, ग्लूकोज कितना है ये बता दिया आपको। ये याद रखना, पूछे जाते हैं कि हनी बी में फ्लैक्टोज का मात्रा कितना है। ठीक है, और टोटल मिलाकर शुगर की मात्रा पूछ दे तो कितना हो जाएगा? 70.78% हो जाएगा। देखो इसको ऐड करो तो दोनों कितना हो जाएगा? ऐड करने पे 70.78% हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि हनी बी में शुगर की परसेंटेज कितना है तो 71% के आसपास में है। अप्रॉक्सीमेटली हम क्या कह सकते हैं? 71% कह सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा चीज़ क्या याद रखना है कि वाइन बनता है, शराब बनता है, वाइन मेड फ्रॉम हनी बी। हनी बी से अगर वाइन बन रहा है तो आपको क्या याद रखना है कि इसको हम मेड के नाम से जानते हैं या फिर हम मीड भी कह सकते हैं, मीड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हनी बी के बारे में हमने बात कर लिया। अगली ब्रांचेस की तरफ चलते हैं और वो ब्रांचेस को पढ़ते हैं, और थोड़ी सी और बची हुई है ब्रांचेस, उसके बाद फिर हमारा ब्रांचेस क्लियर हो जाएगा। अगली जो ब्रांचेज अपना सेरीकल्चर, और सेरीकल्चर्स में क्या पढ़ते हैं? तो रेशम के बारे में इसमें पढ़ते हैं। किसके बारे में? रेशम के बारे में। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? सिल्क वर्म को हम पढ़ते हैं। सिल्क वर्म का क्या करना भाई? तो रेयरिंग करना और उसका प्रोडक्शन करना, पालना और उससे उत्पादन लेना क्या कहलाएगा? सेरीकल्चर कहलाएगा। सिंपल ये है कि उसे पालना और उत्पादन लेना क्या कहलाएगा? तो रेशम की पालन कह सकते हैं।
या रेशम पालन कहलाएगा, रेशम कीट पालन। ये सिल्कवॉर्म क्या है? कीट। ठीक है, ये याद रखना। सिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो याद रखना स्टार्ट कहाँ से हुआ है? सिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ चाइना से, चाइना से स्टार्ट किया गया सिल्क प्रोडक्शन, ये याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट, सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं किसको? सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो अपने भागलपुर, भागलपुर बिहार। ठीक है, भागलपुर बिहार को हम क्या कहते हैं? सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, तो भागलपुर को कहते हैं। अब स्टेज की अगर हम बात करें, सिल्क के स्टेज, स्टेज ऑफ सिल्क की अगर हम बात करते हैं तो 4 स्टेज होता है, आप सब जानते हैं, इसके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले एग, एग की बात करें तो लार्वा, और लार्वा को हम नीफ भी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्यूपा, और प्यूपा जो होता है ये रेस्टिंग स्टेज होता है, रेस्टिंग स्टेज होता है। क्या होता है? रेस्टिंग स्टेज होता है। और प्यूपा के बाद एडल्ट। तो कितने स्टेजेस में बट गए? 4 स्टेजेस में बट गया। पहला एग, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा, फोर्थ नंबर पे एडल्ट। तो ये 4 स्टेजेस में ये अपनी लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट करता है, लाइफ साइकिल क्या करता है? कंप्लीट करता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। ठीक है, चलिए अब इसके देखो, सिल्क वॉर्म में हम इतना ही पढ़ते हैं कि सेरीकल्चर्स के बारे में, सेरीकल्चर में हम सिल्क वॉर्म के रियरिंग और प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें भी अलग अलग स्पीसीज होता है, जैसे कि बम्बेक्स, जो बम्बेक्स मोरी होता है जिसे मलबेरी सिल्क कहते हैं। ठीक है, तो स्पीसीज के बारे में भी मैं लिख देता हूँ, हालांकि ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम जब सिल्क वॉर्म को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले याद रखना मलबेरी सिल्क, और इसके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं, क्रोमोजोम या क्रोमोसोम, कितने होते हैं? 308। सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर किसके होते हैं? तो इसी का होता है, याद रखना। ठीक है, बम्बेक्स मोरी इसका क्या है? टिंगल नेम है, बम्बेक्स मोरी। इसको हम मोरस निगरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बोला जाता है उसका। अगले स्पीसीज की अगर हम बात करें तो आप इसे इरी सिल्क के नाम से जानते हैं, इरी सिल्क, ये अगला स्पीसीज है। ठीक है, और ये किस पे मतलब प्रोडक्शन देती है या किस पे ये ग्रो करते हैं? तो कस्टर्ड पे, अरंडी पे ग्रो करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद टेसर सिल्क आता है, टेसर सिल्क आता है, और टेसर सिल्क अर्जुना का जो प्लांट होता है उस पर ग्रो किया जाता है। ठीक है, जिसे हम असन या साल प्लांट होता है। ठीक है, ये याद है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट मुगा सिल्क होता है, मुगा सिल्क होता है। ठीक है, मुगा सिल्क 60 से 70% जो प्रोडक्शन वो कहाँ होता है? असम में होता है। इसलिए प्राइड ऑफ असम किसे कहते हैं? मुगा सिल्क को ही कहते हैं। तो ये लिख लेना, प्राइड ऑफ असम, प्राइड ऑफ असम किसे कहते हैं? मुगा सिल्क को कहते हैं प्राइड ऑफ असम। क्लियर है? तो आपसे पूछे प्राइड ऑफ असम क्या है, तो मुगा सिल्क को ही कहते हैं। 60 से 70% जो प्रोडक्शन है वो असम में होता है, इसलिए असम को हम प्राइड ऑफ असम के नाम से जानते हैं। ये किस प्लांट पे होता है? तो सोम, किस पे होता है? सोम या सोलू पे होता है। ठीक है, SOU, एक मिनट, सोलू गलत है, SOALU। ठीक है, ये तो ये हमारा सेरिकल्चर भी समाप्त हो गया। लास्ट जो अपनी पास ब्रांच बची हुई है वो है लैग कल्चर। क्या बची हुई है? लैग कल्चर। तो हम सब जानते हैं कि लैग कल्चर, लाख उत्पादन। ठीक है, तो याद रखना है कि लैग इंसेक्ट, ये सब इंसेक्ट ही है। और ये सब कैसे इंसेक्ट है? तो बेनिफिशियल इंसेक्ट है। कैसे इंसेक्ट है? बेनिफिशियल इंसेक्ट है। इसे हम एंटोमोलॉजी में ही पढ़ते हैं। इसके जो साइंटिफिक नेम है वो है लूसीफर लाका। ये वेब सीरीज आपने देखा होगा, लूसीफर वेब सीरीज है एक, देख लेना आप लोग, बहुत अच्छी वेब सीरीज है। ठीक है,
लूसीफर, लाका। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अदर नेम, अदर नेम, अदर नेम क्यों? चूंकि साइंटिस्ट ने दिया था तो इसलिए अदर नेम रखा गया। केरी लाका के नाम से जानते हैं, इसका अनदर नेम क्या है? केरी लाका। किसने दिया था? तो गिवन बाई डॉक्टर केर। किसने दिया था? डॉक्टर केर, इसलिए इसे केरी लाका कहते हैं। लैक प्रोडक्शन फीमेल से होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन जो होगा वो फीमेल प्रोडक्शन। और ये पॉलीफेगस नेचर का होता है। कैसा होता है? पॉलीफेगस नेचर का होता है, पॉलीफेगस नेचर का होता है, ये याद है। किस नेचर का होता है? पॉलीफेगस नेचर का होता है। ठीक है, कहाँ से प्रोड्यूस करता है? तो अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, एपिडर्मिस ग्लैंड, एपिडर्मिस ग्लैंड यहाँ से प्रोड्यूस होता है, इस ग्लैंड से। ठीक है, प्रोडक्शन होती है। तो ये ब्रांचेज जितने भी लिखवा के मैंने करवाया है, ये आपको नोट्स बनानी है, आपको लिखनी है और आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम देगा आपको आगे। और ये जितने भी चीज़ें करवाई गई है ये आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। जब आप इसे लिखोगे, नोट्स बनाओगे, तो आपको पता चलेगा। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। क्या स्टार्ट करेंगे? हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे भैया? हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या हो गया? अच्छा, ये सब करवा दिया था ना। देखो इसी तरह से पीपीटी भी मैं भेज दूंगा आपके पास, पीपीटी भी चला जाएगा, बट चीज़ें जो था मैंने आपसे करवा दिया, सारी चीज़ें लिखवा दिया कि ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब आपको और मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो ये क्लास 4th होगा। ठीक है, याद रखना। तो चलिए, आज क्लास ज़्यादा लंबी हो गई शायद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिएगा और कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर देना आप लोग।